हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्राइमरी डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी डॉर्मेंसी के रीजंस एंड ये किससे ब्रेक हो सकती है, यानी कि एक तो इसे किन कारणों से होती है, रीजंस। जी सर, प्राइमरी डॉर्मेंसी के रीजंस पढ़े थे एंड हमने पढ़ा था कि इसके जो प्राइमरी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग मेथड्स। यहां तक मैं आपको बता चुकी थी। रीजंस में हमने बहुत सारे तरह के पढ़े थे कि हो सकता है सीड कोट के कारण हो, हार्ड हो, वो इम्परमिएबल हो, अपारगम्य हो, ऐसे करके हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे। इसके बाद हो सकता था कि जो एम्ब्रियो हो वो मैच्योर ही ना हो, एम्ब्रियो के कारण हो, या फिर इनके अंदर इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो, जिसमें कि हमने एब्सिसिक एसिड पढ़ा था। ओके, ब्रेक करने के लिए इसके साथ लाइट भी थी एंड टेम्परेचर भी था। जैसे ब्रेक करने के लिए अगर हम सीड कोट को लें तो उसे हम मैकेनिकल तरीके से तोड़ सकते हैं, एज लाइक हैमर से, या फिर आप किसी भी स्टोन वगैरह से उसे ब्रेक कर सकते हो। सेकंड, आप एसिड से ट्रीट कर सकते हो, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, एंड इसके साथ साथ अगर कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं तो उनको आप लीचिंग आउट करवा सकते हो, जैसे कि आप उन्हें बहुत देर तक एसिड से ट्रीट करें या उन्हें कुछ टाइम तक वाटर में रखें तो उसके अंदर जो इनहिबिटर्स हैं वो लीच आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। या आप उन्हें लाइट से, जिस वेवलेंथ की उन्हें लाइट चाहिए और जितने टाइम तक चाहिए, यानी कि ड्यूरेशन एंड वेवलेंथ जिसको जितनी चाहिए उस प्लांट के अकॉर्डिंग आप उसे आर्टिफिशियली प्रोवाइड करा दें। टेम्परेचर का ये सीन था कि कुछ जो सीड्स थे वो प्री चिलिंग मांगते थे, यानी कि वनलाइजेशन उनके अंदर मस्त था, तो आप उन्हें पहले ही जो 5 डिग्री सेल्सियस है उससे लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर आप ट्रीट कर दें। सोक्ड सीड्स को, जो भीगे हुए सीड्स होते हैं उनको। तो इस तरह से हमने प्राइमरी डॉर्मेंसी के रीजंस एंड कैसे उनको ब्रेक किया जाए ये सब पढ़ा था। क्या थी प्राइमरी डॉर्मेंसी? प्राइमरी डॉर्मेंसी थी कि जब सीड मैच्योर हो जाता है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो सीड के जो जर्मिनेट होने से जो उसे रोकती है उसे डॉर्मेंसी कहते हैं, यानी कि सीड जर्मिनेट ना हो, नो जर्मिनेशन, या फिर डिले शो कर रहा है, जर्मिनेशन में देरी शो कर रहा है, तो उसे प्राइमरी डॉर्मेंसी कहते हैं। और जो पीरियड था उसे डॉर्मेंसी पीरियड, प्रक्षुब्धता काल, अवस्था काल कहते थे। सेकेंड हमने पढ़ा था सेकेंडरी डॉर्मेंसी। अब सेकेंडरी डॉर्मेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बाकी थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है सेकेंडरी डॉर्मेंसी और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी डॉर्मेंसी की बात करें तो सेकेंडरी डॉर्मेंसी क्या होती है? जब सीड तो ग्रो कर जाए, ठीक है, सीड ग्रो करा और उसने क्या बना दिया? सीडलिंग बना दिया। और ये जो सीडलिंग बना, अब ये सीडलिंग आगे अपनी ग्रोथ रोक दे, या फिर इसकी जो ग्रोथ में है वो डिले शो करे, एज लाइक ये वेजिटेटिव ग्रोथ करी इसने और कुछ लीव्स बनाई और अब ये रुक गया। अब इसके आगे इसे अपनी हाइट इंक्रीज करनी थी और ब्रांचिंग करनी थी, तो ये जो आगे वेजिटेटिव ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्टिव तो दूर की बात, वेजिटेटिव ग्रोथ भी इसकी नहीं हो रही है। तो इस तरह से जब सीड बन जाता है, सीडलिंग बन जाता है, वो सीडलिंग आगे अपनी ग्रोथ नहीं शो करता, किसी रीजन से वो अपनी ग्रोथ में डिले करता है या अपनी ग्रोथ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है,
तो वो कहाँ चला गया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट मीन वो डोमेंसी पीरियड में चला गया। और वो जो डोमेंसी पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डोमेंसी पीरियड। कि ये जो सिडलिंग है इसके शायद आसपास का एनवायरमेंट बहुत सारे इसके अंदर के फैक्टर्स लाइक हार्मोनल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, कुछ इसे जो है इफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से इसकी ग्रोथ रुक रही है और ये एक रेस्टिंग फेज में चला गया है। जैसे ही इसको वो चीज़ मिल जाएगी, यानी कि जैसे इसकी कंडीशंस जो हैं इसके फेवर में आएंगी, ये वापस से ग्रोथ करने लगेगा। ओके, यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंडरी डोरमेंसी के रीजंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडरी डोरमेंसी के रीजंस में आपको क्या क्या मिलता है। हो सकता है कि कोई हार्मोनल इफेक्ट हो, यानी कि जो उस प्लांट के अंदर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं उनकी कमी या अधिकता उसे इफेक्ट कर रही हो। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, लाइक ऑक्सिन रूट बनाने के लिए, साइटोकाइनिन शूटिंग, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन। इसके अलावा ब्रासिनोस्टेरॉइड और सैलिसिलिक एसिड। तो ये आप अगर नहीं भी याद रखते हैं तो इट्स ओके। ये जब अटैक होता है पैथोजेंस का तब मेनली काम आते हैं, लेकिन जो अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो मेनली आप इनको पढ़ते हैं। इन सिंपल सा कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है दैट मीन ये हार्मोन ऑक्सिन ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर रही है। एब्सिसिक एसिड जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी अधिकता अगर आपको उस प्लांट में दिख रही है दैट मीन कि वो प्लांट क्या शो कर रहा है, स्ट्रेस शो कर रहा है उस प्लांट के ऊपर, जो उसकी कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है। तो सिंपल सा चीज़, हार्मोन्स जो हैं प्लांट के अंदर वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण प्लांट अपने ग्रोथ को रोक देता है। उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स या जो केमिकल्स हैं ये इफेक्ट कर सकते हैं, इनकी अधिकता या कमी। इसके अलावा मेनली देखा जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी डोरमेंसी मेनली या तो प्लांट के अंदर कुछ इम्पैक्ट हो, जैसे कि उसके अंदर या तो हो सकता है कि प्लांट के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हिंडर हो रही है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, इस वजह से ये सब पॉइंट होंगे। या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या क्या आएगा। हो सकता है कि जो टेम्परेचर है बाहर का वो प्लांट के अनुकूल नहीं है या फेवर में नहीं है। जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट गर्मियों में थोड़े टाइम के लिए अपने आप को ग्रोथ को रोक देते हैं, और जैसे ही बारिश आती है या जैसे ही सीज़न चेंज होता है वो अपनी ग्रोथ फिर से करने लगते हैं। तो टेम्परेचर हाई या लो हो सकता है। इसके अलावा लाइट की ड्यूरेशन कि जिन्हें जितनी लाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जैसे कि अगर शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, तो शॉर्ट डे प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, 8 से 10 आवर की, लेकिन वो अगर गर्मियों में उगा देंगे तो उसे लाइट ज़्यादा मिलेगी, तो वो वहाँ उस समय ग्रोथ नहीं करेगा, वो कुछ समय के लिए अपने डोरमेंसी फेज में चला जाएगा। और अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको लाइट मिलनी चाहिए 14 to 16 आवर के लिए, और अगर नहीं मिलेगी तो वो भी डोरमेंसी फेज में चला जाएगा। वेवलेंथ लाइट की कि जिस प्लांट को जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए
और जिस टाइप की लाइट चाहिए, यानी कि विजिबल में भी कौन सी, और जितनी भी थी यूवी इनमें से भी कौन सी। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं में और हो सकता है कोई पैथोजन अटैक कर रहा हो किसी तरह का। पैथोजन का मतलब आप कह सकते हैं कोई बैक्टीरिया डिजीज कर रहा है वहाँ पे, कोई वायरस उनके अंदर इंटर कर चुका है या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसे इफेक्ट कर रहा है, या कोई निमेटोड। तो कोई प्लांट पैथोजन वहाँ पर उनकी ग्रोथ को हिंड्रन कर रहा है, या फिर एलिलोपैथी शो हो रही हो। एलिलोपैथी क्या होता है? एलिलोपैथी का मतलब होता है कि जब एक प्लांट कोई एक प्लांट अपने जो नेबरिंग प्लांट होगा, इस नेबरिंग प्लांट पर क्या करें, इस नेबरिंग प्लांट पर नेगेटिव इंपैक्ट शो करे। नेगेटिव इंपैक्ट कैसे शो करेगा? ये कुछ हार्मफुल केमिकल को सिक्रेट करे, किसी तरह के टॉक्सिक मटेरियल को सिक्रेट करे, या फिर किसी तरह से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करे, जिसके कारण उस प्लांट के पास जो लाइट आनी चाहिए, जो टेम्परेचर आना चाहिए, वो ना मिले। दैट मीन सिंपल सी एलिलोपैथी में अगर हम लेते हैं तो हमारा मीनिंग्स ये होता है कि जब एक प्लांट अपने नेबरिंग प्लांट को कुछ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट करके उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, तो इस तरह की कहते हैं एलिलोपैथिक। यानी कि एक प्लांट, जैसे ये बड़ा सा प्लांट है और यहाँ पे कोई नन्हा सा प्लांट होगा, तो ये इस नन्हे से प्लांट को क्या करेगा, इसकी जड़ों द्वारा या इसकी जो रूट्स हैं कुछ केमिकल सिक्रेट करेंगी, और ये केमिकल इस पे क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, जिस वजह से ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और हो सकता है इन फ्यूचर ये डाई हो जाए। तो एलिलोपैथी हो रही हो। उसके अलावा हो सकता है कि जो एनवायरमेंट है वहां पर किसी तरह का स्ट्रेस हो, एज लाइक फ्लड हो, बाढ़ आ चुकी हो, या एवरीथिंग, यहाँ वहां पर फायर हो फॉरेस्ट में, या अदर कोई रीजन। तो सिंपल सा एनवायरमेंटल स्ट्रेस मेनली सेकेंडरी डोरमेंसी के रीजंस होते हैं, कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण मेनली सेकेंडरी डोरमेंसी नहीं होती है। अब ये तो हो गए रीजन। इन्हें कम करने के अगर हम उपाय की बात करें तो जिसको जिस चीज की कमी है, अगर हम बात करें कि इनको कम कैसे किया जाए, या फिर सेकेंडरी डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जाए। प्राइमरी डोरमेंसी का तो हमने पढ़ लिया। तो जैसे कि यहां पर ले रहे हैं उन्हीं को यहां देख लीजिए कि फर्स्ट अगर इनको ब्रेक करना है तो ब्रेकिंग मेथड्स में, जैसे कि अगर टेम्परेचर की बात है, उसे ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो जिस अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी प्लांट को टेम्परेचर कम चाहिए, दैट मीन आप क्या करें, उसे आर्टिफिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड करें। तो आप आर्टिफिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि अगर उसको कम चाहिए तो आप वहाँ पर ऐसा एडजस्टमेंट करें, इस तरह से वहाँ पे ग्रीन हाउस टाइप में बना के रखें कि आप प्लांट को आर्टिफिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा या कम। लाइट ड्यूरेशन भी आर्टिफिशियली दें आप उसे, लाइट में दोनों आ जाएंगे, किस वेवलेंथ की चाहिए। दैट मीन कि अगर आपको प्लांट की सेकेंडरी डोरमेंसी ब्रेक करनी है, यानी कि ये तो आपको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि प्लांट नेचर में लगते हैं, आप हर जगह इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो वो जब उनके फेवर में टाइम आएगा वो अपने आप वो चीज़ शो करने लगते हैं।
पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस, नेमेटोड्स, इनके जो इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ को जो चेस्ट करते हैं, इनकी ग्रोथ को जो स्टॉप करते हैं, उन केमिकल्स को यूज़ करें, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें आप। एलिलोपैथी के लिए प्लांट को जितना हो पास पास ना लगाएं, और अगर चलिए फिर भी आपको लग रहा है कि एलिलोपैथी शो कर रहा है, दैट मीन उस प्लांट को आप कहीं और लगा दें, उससे थोड़ी दूरी पे लगाएं, ताकि उसकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस ये रिलीज कर रहा है वो उस तक नहीं पहुंच पाए। और अगर कोई फ्लड या फायर है तो जब वो वहाँ से गायब हट जाता है, मतलब गायब होगा, जब वो कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको वापस से उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। दैट मीन्स सिंपल सा क्या होगा कि जितने भी सेकेंडरी डोरमेंसी के कारण हैं उन्हीं को आप कम करके या ज़्यादा करके उनकी ब्रेक करने के मेथड्स समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ अलग से नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम सेकेंडरी डोरमेंसी के एग्जाम्पल्स देखें कि सेकेंडरी डोरमेंसी किस किस में मिलती है और किस किस वजह से मिलती है, तो उसमें आते हैं जैसे कि टेक्सस जिम्नो है। इस टेक्सस के अंदर आपको सेकेंडरी डोरमेंसी मिलती है, और वो सेकेंडरी डोरमेंसी इस प्लांट के खुद के ही फिजियोलॉजिकल चेंज हैं। अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। जब प्लांट को जिस भी सब्सटेंस की कमी है, लाइक मैग्नीशियम की कमी है, अगर आप उसको पता कर पा रहे हैं तो उस कमी को दूर करें उसकी, ताकि उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं वो उस प्लांट की ग्रोथ को हिंडर ना करें, उसे अफेक्ट ना करें। इसके अलावा नाइजेला, आपको सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी डोरमेंसी किस रीज़न से हो रही है वो ध्यान रखना है कि सेकेंडरी डोरमेंसी के रीज़न क्या है और किस में क्या रीज़न है। जैसे कि नाइजेला के अंदर क्या होता है, नाइजेला का जो प्लांट है, ये प्लांट बहुत टाइम तक आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन लाइट देते हैं, तो ये क्या करता है, अपना जो ग्रोथ होता है, जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ दोनों को स्टॉप कर देगा। दैट मीन इसे आप कैसे ब्रेक करेंगे, आप उसे शॉर्ट ड्यूरेशन तक लाइट दें। तो अगर किसी रीज़न से इस नाइजेला के प्लांट को, जैसे गर्मी में उग गया और लंबे टाइम तक लाइट की ड्यूरेशन मिल रही है, तो ये अपना जो जर्मिनेशन है ये नहीं करेगा। और अगर इसे बहुत टाइम तक लाइट की जगह आपने डार्क में भी रख दिया, तब भी ये जर्मिनेशन शो नहीं करेगा। दैट मीन कि ये जो प्लांट है नाइजेला का, इसे क्या चाहिए, इस नाइजेला के प्लांट को एक सूटेबल टाइम चाहिए जितना इसको रिक्वायर है। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्लांट ऐसे नेचर में देखने को मिलते हैं, जो भी आपके घर पे लगे होते हैं, मोस्ट ऑफ उनमें आप देखते हैं कि एक टाइम पर आकर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उन सब का एग्जाम्पल्स, यानी कि सेकेंडरी डोरमेंसी के एग्जाम्पल्स कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये 2-3 एग्जाम्पल थे जिनको मैंने बता दिया। अब हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन है कि हमने सीड पढ़ लिया, सीड में डोरमेंसी पढ़ ली दोनों तरह की, डोरमेंसी के साथ साथ प्राइमरी भी पढ़ लिया एंड सेकेंडरी भी पढ़ ली। डोरमेंसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया, डिस्पर्जल स्ट्रैटेजीज पढ़ ली, ये किस तरह से फैलेंगे। अब एक्चुअली सीड का इंपॉर्टेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस सीड का, तो जो जो पॉइंट आपको याद आता है सीड का इंपॉर्टेंस, आप बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सीड फूड सोर्स की फॉर्म में काम आ सकता है। जितने भी आप पल्सेस खाते हैं, गेहूं, चावल, अनाज, वॉट एवर यू ईट, वो सब मोस्ट ऑफ फूड सोर्स में काम आता है। इनसे आपको बहुत तरह के टैनिन्स मिलते हैं, डाई मिलती हैं, और इनके साथ साथ आपको डिफरेंट तरह के बेवरेज, यानी पेय पदार्थ, जो भी चाय कॉफी पीते हैं, कॉफी की सीड से ही तो मिलती है ना, कॉफी मिलती है इससे, ऑयल्स, ये सब मिलते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आप अगर ऑयल्स में बात करें तो आपको ग्राउंडनट हो गई, सोयाबीन्स हो गए, तिल हो गया, सीशम, बिरवेज में कॉफ़ी ले लें, इनका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। टेनिन्स में, डाई में आप जो चिरमी होता है वो ले लें, और टेनिन्स मिलता है, इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इनसे फाइबर्स भी मिलते हैं, कॉटन वगैरह ले लें। ये तो हो गए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फर्स्ट। सेकंड देखें कि अगर इनको एज जेनेटिक सोर्स मान सकते हैं। एज अ जेनेटिक सोर्स कैसे? कि इस जो सीड है इसके पास में मेल यानी कि इसकी फादर एंड मदर दोनों के कैरेक्टर हैं, और ये दोनों के कैरेक्टर को कंटेन करता है। दैट मीन कि इसके पास में दोनों के जीनोमिक मेकअप है, और ये जीनोमिक मेकअप एक सीड ही ऐसा है जो कि बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, सीड को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की या फिर मेकअप की यूनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीड के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो यही वो है जहां पर इन दोनों के अंदर रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर हैं। इसके साथ साथ सीड को आप ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं। आप प्लांट को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सीड इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, इसे आप आराम से लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में आप एक प्लांट को लेके जा सकते हैं, यानी कि आप जो प्लांट आपके वहाँ पे एंडेमिक है या जो ग्रो नहीं हो रहा है उसे आप ग्रो कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट किनका कर रहे हैं? बहुत सारे फूड सोर्सेस का, बहुत सारे फाइबर्स का। तो इजी से याद रखना यही है कि इनकी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये सब इनसे मिलते हैं, इन सब के नाम याद रखिएगा। फूड सोर्सेज में तो आपके पास भंडार है पूरा, आप लिख दीजिएगा मेज, वीट, कॉफ़ी, वॉट एवर। टेनिन्स, डाई एंड इनका, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। बेवरेज में कॉफ़ी, ऑयल्स में ग्राउंडनट, सोयाबीन्स, सीसम, डाई में जो आप चिरमी बोलते हैं, एब्रस, फाइबर्स में आप कॉटन, जूट, वॉट एवर लें। इसके अलावा जेनेटिक सोर्स, क्योंकि इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो यही एक ऐसा है जो कि अपने अंदर दोनों के कैरेक्टर को समाहित करके रखता है। इसके अलावा इसके पास में यही एक है जिसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। इससे आप प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी एंडेमिक है, जो भी आपको लग रहा है कि प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं, तो आप उसे सीड से ईजी से ग्रो कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फूड, फाइबर्स, इन सब का भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये पॉइंट खत्म हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या पॉइंट है एंड क्यों मस्ट है। चलिए, अब अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। और ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वो टॉपिक है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन सीड्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।